के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को लगभग इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन है, लगभग 200 क्वेश्चन को इसमें देखेंगे और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक परीक्षा में इतने में से कुछ न कुछ क्वेश्चन रहता ही है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती है। इसका नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में 300 होती है हड्डियों की संख्या। इसके बाद मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती है। इसके मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होते हैं। तो पसलियों के 12 जोड़ी होते हैं। इसका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है। तो स्टेपिस होती है, जो मध्य कान में पाई जाती है। स्टेपिस जो कान में पाई जाती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके बाद है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। तो फीमर, जांघ वाला हड्डी। फीमर जो है जांघ वाला हड्डी होता है। जांघ वाला हड्डी एक फीमर होता है, सबसे लंबी यही होता है। इसके बाद इसका जैसे अगला है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो टांग में, जांघ के नीचे, यानी घुटना के नीचे वाला जो होता है, घुटना के नीचे वाला पैर जो होता है, उसमें टिबिया और फिबुला 2 हड्डी पाया जाता है। टिबिया और फिर 2 हड्डी का वहाँ उसमें ज्वाइंट रहता है। तो टिबिया और फिबुला कहाँ, घुटना के नीचे वाला जो पैर होता है उसमें पाया जाता है। तो वही है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टांग में पाई जाती है। इसका दांत तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है। तो दांत तथा हड्डियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। दांत तथा हड्डियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है। फिर अस्थियों यानी हड्डियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है। तो हड्डी और मतलब हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी और पेशी मतलब मांसपेशी को आपस में कौन जोड़ता है। टेंडन। एक होता है, एक एमबीटी होता है। एमबीटी एक होता है एमबीटी, एक होता है बीबीएल होता है। बीबीएल। एमबीटी मतलब का एम से मस्कुलर, बी से बोन, टी से टेंडर। एम से मस्कुलर मतलब मांसपेशिया को, बी मतलब बोन मतलब हड्डी को, टी मतलब टेंडन से जोड़ा जाता है। एमबीटी मतलब मांसपेशी को, बोन से मतलब हड्डी से कौन जोड़ता है। तो टी, टेंडन। तो एमबीटी इसको याद रखेंगे। एमबीटी मतलब मांसपेशी को, मस्कुलर, एम से मस्कुलर मतलब मांसपेशी होता है। तो मस्कुलर को बी से बोन मतलब हड्डी से कौन जोड़ता था। टी, टेंडन। तो एमबीटी याद रखेंगे, मस्कुलर को बोन से कौन जोड़ता है। टेंडन। इसके बाद बीबीएल है। बीबीएल यानी बी से बोन, एल से लिगामेंट, यानी हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है। तो लिगामेंट जोड़ता है। और हड्डी को, मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है। टेंडन जोड़ता है। तो ये अस्थियों एवं पेशियों को, मतलब अस्थि मतलब हड्डी और पेशी मतलब मांसपेशी को कौन जोड़ता है आपस में। तो टेंडन जोड़ता है। फिर अगला है अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में जो 20 दांत होता है, जैसे दूध के दांत जो होता है, दूध के दांत जो होता है वो 20 को दांत होता है, जो एक बार टूट करके फिर दोबारा जमता है। तो मनुष्य के जीवन में 20 ही दांत ऐसा है तो दोबारा जन्म लेता है, और 12 दांत जो अन्य है वो एक बार टूट गया तो टूट गया, नहीं दोबारा जमता है। लेकिन 20 दांत जो है, मतलब दूध का दांत जो होता है वो 20 दांत होता है, और 20 दूध का दांत जो है एक बार टूट करके दोबारा जमता है। तो यह मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत दोबारा विकसित होता है। इसका मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में। मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग जो होता है छोटी आंत में अधिकांश भाग पचता है। फिर अगला है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है। तो मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। जो ही भोजन हमारे मुख में जाता है तो पाचन वहीं से शुरू हो जाता है, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। अगला है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है। तो लगभग 32 फीट होती है। मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट होती है। फिर मुख में मंड यानी स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का शर्करा का
का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। मुख में जो पाचन होता है किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। लार में क्या पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है, जो एक प्रकार के एंजाइम होता है। अगला है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो दूध प्रोटीन को ट्रिप्सिन पचाता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। इसके अगला है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? तो छोटी आंत से अवशोषित किया जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसका मुख से निकली लार किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मुख से निकली लार किसका पाचन करता है? तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति होती है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। इसके बाद पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत मतलब लीवर जो है, यकृत मतलब लीवर। तो पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैला पदार्थ होता है उसको लीवर जो है चूस लेता है। अगला है पेप्सिन है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक तरह का एंजाइम होता है। फिर अगला है पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किसने? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। इसके पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में जो है प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। एमिनो अम्ल में बदलता है। कौन सी? प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा, लीवर के द्वारा पित्त पैदा होता है। पित्त जो होता है, वाइल जूस जो होता है, यकृत द्वारा पैदा होता है। फिर पित्त जमा होता है कहाँ? तो पित्ताशय में, मतलब पित्ताशय में जमा होता है। गॉल ब्लैडर जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, उसमें जमा होता है पित्त। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो विलियम हार्वे ने किया। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया। फिर अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से होता है। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। इसके बाद है रुधिर दबाव माने ब्लड प्रेशर मापक यंत्र। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र कौन है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापते हैं। तो वही है ब्लड प्रेशर यानी रुधिर दबाव मापक यंत्र का नाम क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। फिर अगला जार्विक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन जो है कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। फिर है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद कितना बार होता है? तो 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। इसका मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो होता है 4 कोष्ठक होता है। जिस मेढक में जो होता है 3 कोष्ठक होता है। मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक होता है। उसी तरह से मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से। नाड़ी दर जो नाड़ी को मापा जाता है वो किसका? तो धमनी, हमारे धमनी से नापा जाता है नाड़ी को दर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है? तो 120 mm बटा 80 mm होता है। का 120 बटा 80 होता है। इसको HG पारे के देखते हैं, यानी सिस्टोलिक और हिस्टोलिक। सिस्टोलिक 120 होता है, हिस्टोलिक 80 होता है। 120 बटा 80 होता है। यानी स्वस्थ मनुष्य का जो होता है ब्लड प्रेशर सामान्य कितना रहना चाहिए? तो 120 बटा 80, मतलब सिस्टोलिक 120 mm और डायस्टोलिक 80 mm रहना चाहिए। अगला है समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 2 अरब बार। समान जीवन में मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? 2 अरब बार। फिर है शरीर की विशालतम धमनी कौन है? तो एरोटा। शरीर का सबसे विशाल धमनी जो होता है उसको एरोटा कहा जाता है। इसके बाद है स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7% होता है रक्त की मात्रा, 7%। इसका एक बैक्स में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। एक बैक्स मनुष्य में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर होता है। इसके बाद मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। फिर है मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो
जिसे तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन उसी को कहा जाता है। तिल्ली उसी को कहते, प्लीहा उसी को कहते और स्प्लीन उसी को कहा जाता है। तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन तीनों नाम है। तो मानव शरीर में जो रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो वह तिल्ली को करता है यानी प्लीहा यानी स्प्लीन करता है। अगला है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन होती है, तो लोहा। रक्त में लोहा पाया जाता है। फिर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है फेफड़ा में होता है। एक प्यूरिफिकेशन होता है और एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। प्यूरिफिकेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो प्यूरिफिकेशन फेफड़ा में होता है, प्यूरिफिकेशन फेफड़ा में होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो तो किडनी में होता है। इंग्लिश शब्द दोनों जगह रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो एक का नाम है प्यूरिफिकेशन, एक का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो प्यूरिफिकेशन फेफड़ा में होता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है किडनी में होता है। अगला है रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है, रक्त में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसके बाद है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। फिर है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता था, आरबीसी। आरबीसी का रेड ब्लड कॉर्पस जो होता है, मतलब लाल रक्त कण जो होता है उसका महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। फिर अगला है मानव शरीर के भीतर खून निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन। हिपेरिन के कारण मानव शरीर के अंदर जो है खून जमता नहीं है। फिर रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं, तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होती है। इसके बाद लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान घाट किसे, तो प्लीहा को। प्लीहा को ही लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान घाट भी कहते हैं, श्मशान कहा जाता है। यानी जिसको हम कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, शरीर के ब्लड बैंक किसको, तो अभी देखे थे प्लीहा, स्प्लीन और प्लीहा उसी को कहते हैं, स्प्लीन उसी कहा जा रहा है। तो तिल्ली उसी को कहा जाता है। तो उसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी मतलब शरीर के ब्लड बैंक यानी ब्लड बैंक कहा जा रहा था। और उसी को फिर कहा जाता है क्या चीज़, श्मशान भी कहलाता है। लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान भी प्लीहा को ही कहा जाता है, स्प्लीन को ही कहा जाता है। अगला है शरीर में लाल रक्त कणिकाओं कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, तो शरीर में लाल रक्त कण जो है 120 दिनों तक जीवित रहता है। फिर मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। फिर है सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। फिर अगला है इसके बाद है मनुष्य के रक्त में WBC की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मनुष्य के रक्त में WBC की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो न्यूट्रोफिल्स अधिक होती है। फिर रक्त समूह, रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है, तो लैंडस्टीनर है। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है, लैंडस्टीनर है। और अगला RH फैक्टर का पता किसने लगाया, तो लैंडस्टीनर एंड विएनर ने। RH फैक्टर का पता किसने लगाया, तो लैंडस्टीनर तथा विएनर ने। अगला है किस रुधिर वर्ग में यानी किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यानी AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, यानी O में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। O में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसी तरह से एंटीजन जो होता है, O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन AB में दोनों एंटीजन पाया जाता है। यानी AB में दोनों एंटीजन पाया जाता है, AB में एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। AB में एंटीजन पाया जाता है लेकिन O में एंटीजन नहीं पाया जाता है। फिर O में एंटीबॉडी पाया जाता है, AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगला है किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। जिस तरह से AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा था उस तरह से O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, और बंदर से संबंधित है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, तो बंदर से संबंधित है। फिर अगला है RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, तो RH प्लस पुरुष तो RH माइनस महिला जो है ये विवाह के योग्य नहीं है।
अगला है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो ए बी जो होता है सर्वग्राही रक्त समूह होता है, यानी सभी रक्त को अपने में मतलब ले सकता है, सभी से रक्त ले सकता है, सभी ग्रुप से रक्त ले सकता है। और ओ जो है सभी को रक्त दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला सभी को रक्त दे सकता है, और ए बी ब्लड ग्रुप वाला सभी से रक्त ले सकता है। अगला है निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कौन होता है? देने वाला ओ को सार्वत्रिक दाता कहते हैं, और यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ को यूनिवर्सल डोनर माने सभी को देने वाला, और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, यानी सभी से रक्त लेने वाला कहते हैं ए बी को। अगला है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने, भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से ही पता चलता है कि किसको भूख लगा है, और भोजन करने के बाद जो तृप्ति की अनुभूति होती है, तो कहाँ से पता चलता है? हाइपोथैलेमस से पता चलता है। अगला है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन होता है? सेरेब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होता है। फिर अगला है मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन का होता है? प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन होता है? न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। फिर मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। इसके बाद श्वसन की क्रिया संपन्न होती कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 16% होती है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास मतलब श्वास जो छोड़ता है, बाहर छोड़ता है, उसमें बाहर जो निकलती है वायु, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% होता है। वायुमंडल से हम लेते हैं ऑक्सीजन, मतलब सभी गैस को एक साथ अंदर में लेते हैं, तो उसमें 21% ऑक्सीजन जाता है, बाकी अन्य गैस भी जाता है। तो अन्य गैस फेफड़ा में रुक जाता है, और ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ पूरे शरीर में भ्रमण करता है आरबीसी के साथ। फिर जब लौटता है श्वास के मतलब श्वासोच्छ्वास मतलब श्वास जो वापस आता है, तो उसमें 21% के बदले में ऑक्सीजन 21% गया रहता है अंदर, लेकिन जो लौटता है तो 16% ही लौटता है, यानी लगभग कितना 5% ऑक्सीजन मतलब अंदर यूज हो जाता है। अगला है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होता है। जो श्वास जब लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं कितना? 0.03%, लगभग नगण्य है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग नगण्य है। तो हम सांस में जब लेते हैं तो वहाँ जो वापस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं कितना? 0.03%, लेकिन जब वहाँ से लौटता है सांस तो उसमें छोड़ा जाता है 4% कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है? जो ऑक्सीजन 4% जो ऑक्सीजन जो कम गया था 21% के बदले 16% जो आ रहा था, वही ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी 4% ऑक्सीजन कमता है वहाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% बढ़ता है सांस छोड़ने में। अगला है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। फिर अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद है मानव हृदय में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता कहाँ है? यकृत में, मतलब लीवर में होता है, लेकिन उसको फिल्ट्रेशन कहाँ किया जाता है? तो ब्रिक में, उसको फिल्ट्रेशन ब्रिक में किया जाता है। इसके बाद रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो ब्रिक यानी किडनी में। रक्त की जो अशुद्धियाँ होती है किस अंग में जाकर छनती है? तो ब्रिक यानी किडनी में जाकर छनती है। इसके मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। मानव का मूत्र जो पीला हो जाता है किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। फिर नेफ्रॉन किससे संबंधित है?
तो ब्रिक यानी किडनी से संबंधित है। नेफ्रॉन जो है किडनी से संबंधित होता है। इसके कृत्रिम गुर्दा आर्टिफिशियल किडनी जो होता है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिकतर पाई जाती है। अगला है मानव ब्रिक यानी मानव किडनी अस्मरी मतलब पत्थरी जो होता है, किडनी का जो पत्थरी होता है में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन होता है, तो उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। मतलब का किडनी में जो पत्थरी पाया जाता है वो कौन सा यौगिक होता है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। अगला है हेनले का लूप का कार्य संबंधित किससे, तो उत्सर्जन तंत्र से। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है किससे, तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। फिर अगला है निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो अंडवाहिनी में। निषेचन क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। इसके बाद गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, मतलब उसको खाना कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है। जो गर्भनाल जो होता है उसी से भ्रूण को मतलब पेट में पल रहे बच्चा का भोजन उसी से मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा। तो यही है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा। अगला है गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है, तो अमनियाटिक द्रव होता है। अमनियाटिक द्रव इस तरह का द्रव होता है जो बच्चा उसमें रहता है 9 महीना, लेकिन उसको कोई हानि नहीं पहुंचता, द्रव में ही तैरते रहता है और इसको कोई हानि नहीं होता, उसको उल्टे पोषण मिलते रहता है। तो गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है, तो अमनियाटिक द्रव में तैरता है। फिर है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। फिर है टेस्ट ट्यूब शिशुओं में क्या होता है, तो टेस्ट ट्यूब शिशुओं में अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। मतलब पहले निषेचन टेस्ट ट्यूब में कर देता है, इसके बाद गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर देता है। तो वही होता है टेस्ट ट्यूब शिशु में क्या होता है, अंडाणुओं का निषेचन जो होता है टेस्ट ट्यूब में कर देता है और विकास गर्भाशय में होता है उसका। अगला है बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। फिर स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। स्त्रियों की जो नसबंदी किया जाता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और पुरुष को जो नसबंदी किया जाता है, पुरुष को नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है, वेसेक्टोमी। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। अगला है यहाँ यह है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो वेसेक्टोमी कहा जाता है। अगला है प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था, प्रथम शिशु जिसको परखनली से पैदा किया गया वह लुइस था, उसका नाम लुइस था। इसके लिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन या डक्टलेस होता है, तो अंतरस्रावी ग्रंथि जो होता है डक्टलेस होता है, उसमें कोई वाहिनी मतलब उसमें डक्ट नहीं होता है, कोई नली नहीं होता है। अगला है इनमें से कौन अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो एड्रिनल है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, लेकिन यकृत अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह मस्तिष्क में पाया जाता है, मटर के आकार का होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है, तो मस्तिष्क में अवस्थित होता है। फिर है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्रावी हार्मोन कौन होता है, तो TSH होता है। अगला है वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन जो होता है कहाँ से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन होता है, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावित करता है। अगला है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड में किस ग्रंथि का अपवृद्धि हो जाती है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, इससे घेघा रोग हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिय के कारण मानव शरीर मिक्सडीमा होता है। मानव शरीर में मिक्सडीमा किसके कारण, तो अपटू ग्रंथि में खराबी आ जाने के कारण से मिक्सडीमा रोग हो जाता है। अगला है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि कहाँ होता है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में एक था मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को देख रहे थे मस्तिष्क में था। दूसरा पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि
पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो प्रावटु ग्रंथि। अगला है मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? तो यकृत यानी लीवर। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है यानी यकृत होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करता है? आंसू, मतलब आंसू कौन स्रावित करता है? लैक्राइमल ग्रंथि, जो आंख में पाया जाता है, तो लैक्राइमल ग्रंथि से आंसू निकलता है। अगला है मादा जनन हार्मोन कौन होता है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, जो मादा जनन हार्मोन होता है, मादा जनन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन होता है। अगला है नर लैंगिक हार्मोन कौन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन नर लैंगिक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। अगला है कौन सा हार्मोन लौरो ऊरो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन है जिसको लौरो ऊरो हार्मोन कहता है? तो एड्रीनेलिन जो होता है, एड्रीनेलिन को लौरो ऊरो हार्मोन कहा जाता है। अगला रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क जो होता है रक्त दाब का नियंत्रण करता है, यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क करता है। अगला जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से स्रावित होता है। फिर मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है? तो अग्नाशय जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है। फिर अगला है इंसुलिन है एक प्रकार का। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। फिर कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है। फिर इंसुलिन की खोज किसने किया? तो वेटिंग एंड वेस्ट ने किया। इंसुलिन की खोज वेटिंग एंड वेस्ट ने किया था। अगला है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का श्रवण करते हैं स्थित कहाँ स्थित होते हैं? तो अग्नाशय में यानी पैंक्रियाज में। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का श्रवण करते हैं कहाँ स्थित होता है? तो अग्नाशय में यानी पैंक्रियाज में स्थित होता है। अगला मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। फिर है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन होता है? जबड़ा की पेशी जो होता है मनुष्य के शरीर में, जबड़ा की पेशी, हमारे जबड़ा कल्ला में जो पेशी होता है सबसे मजबूत होता है। और हड्डी भी सबसे मजबूत जबड़ा की हड्डी होता है, यानी कल्ला की हड्डी सबसे मजबूत होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो हृदय की पेशी में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। इसका किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो मांसपेशी में जो है लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण ही थकान महसूस होता है। अगला नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। फिर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा। आंख में जो आइरिस पाया जाता है उसी के द्वारा प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है। फिर आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण त्वचा का रंग गोरा और काला होता है। जिसमें ज़्यादा मेलानिन पाया जाता है उसका रंग काला होता है, जिसमें कम मेलानिन पाया जाता है उसका रंग गोरा होता है। तो जितना मेलानिन ज़्यादा होगा उतना काला चमड़ा होगा और जितना कम मेलानिन पाया जाएगा उतना गोरा चमड़ा होगा। इसलिए त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। फिर मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे की तो त्वचा होती है सबसे मोटी होती है। इसके मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो चमड़ा सबसे बड़ा अंग होता है। फिर त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती क्या कहलाती? एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। इसका कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन होता है? इनेमिल होता है। कशेरुक जंतु मतलब जो रीढ़ की हड्डी वाला, वैसा जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, वैसा जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, तो उस शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन होता है? इनेमिल। इनेमिल कहाँ होता है? तो दांत का जो ऊपरी भाग होता है, उजला भाग जो होता है सबसे कठोर भाग होता है। दांत का उजला भाग को इनेमिल कहते हैं। इसका मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो यकृत लीवर जो पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है, मतलब खराबी आ जाने के बाद फिर से वह अच्छा हो जाता है, बन जाता है, उसी को पुनरुद्भवन कहते हैं। तो मानव शरीर की कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो यकृत। अगला है किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है? जल होता है।
अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो स्नायु कोशिका जो होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका स्नायु कोशिका होती है। फिर मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो 20। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या 20 होती है। इसके मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में जो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके महिला के मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम होता है। महिला के मानव मस्तिष्क मतलब महिला के मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। इसका एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है वो क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है वह फ्यूलोक्विनोन होता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिश्रित होता है। फिर ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए की जाती है? तो ईईजी जो होता है मस्तिष्क का होता है, मांसपेशियां का नहीं। तो ईईएम होता है, ईईएम जो होता है मांसपेशियों के लिए होता है। ईईएम मांसपेशियों के लिए होता है। ईईजी जो होता है मस्तिष्क के लिए होता है। तो ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए ईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईएम जो होता है मांसपेशियों गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। एक ईसीजी होता है, ईसीजी जो कि हृदय की गतिविधि को दर्ज किया जाता है। अगला है, मानव के श्वेत कणों मतलब मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास कितना होता है लगभग? तो 0.007 mm होता है, 0.007 mm होता है। अगला है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली में। अगला है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मतलब निगलने और उगलने का केंद्र कौन होता है? तो मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है उसी काम होता है। कोई चीज़ जैसे हम भोजन निगलते हैं या उगलते हैं, कोई चीज़ निगलते हैं उगलते हैं, वो किसके द्वारा संपन्न होता है? तो उसका केंद्र जो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा ही निगलने और उगलने का काम होता है। यानी निगरण और उल्टी का काम नियमन केंद्र कौन होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ईंधन का कार्य करता है। फिर एक कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल हम खाते हैं उसका आवरण ऊपर का खोल किसके बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। उसे कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। फिर है, शहद का प्रमुख यानी मध का प्रमुख घटक कौन होता है? तो फ्रक्टोज होता है। मधु का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। इसका निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। इसके बाद एथलीट को यानी जो खिलाड़ी होता है को निम्न से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। फिर है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। इसके बाद शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन के द्वारा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। फिर है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम प्रोटीन होता है। एंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसका जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने की उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है? तो एंजाइम होता है। एंजाइम का क्या है? तो रासायनिक प्रक्रिया को तेज करना। फिर अगला है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। फिर किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इसमें मांस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसका मानव शरीर में वसा जमा कहाँ होता है? तो वसा ऊतक में वसा जमा होता है। इसका निम्नलिखित भोजन में से किस में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगा? तो वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो विटामिन शब्द को फंक ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। फिर गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत गाजर है। इसका मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो यकृत में, लिवर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर के लिवर में जो है
विटामिन ए संचित रहता है यानी यकृत में। अगला, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। फिर है थायमिन क्या है? तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। फिर जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 को में कोबाल्ट होता है, इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। अगला, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन होता था? आंवला। मतलब विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। इसके बाद है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर दांत से खून का गिरना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग जो होता है, तो विटामिन सी की कमी से दांत से खून निकलता है, मस्कुर से खून निकलता है। इसके बाद मछलियों की यकृत के तेल में किस की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। मछली का जो लीवर का तेल होता है, मछली का लीवर का तेल यानी यकृत का तेल होता है, उसमें किसका प्रचुर मात्रा होता है? तो उसमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाता है, नपुंसकता होता है। फिर है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। इसका दांत में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांत में कैल्शियम पाया जाता है। इसके बाद हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो आयोडीन का। सागरीय जो समुद्री जो खरपतवार होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है। अगला है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व 50% पाया जाता है। फिर पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन यानी लोहा सबसे ज्यादा होती है पालक में। इसका किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियां में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। इसका निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहा आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाता है। अगला, टाइफाइड में से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से जो होता है आंत प्रभावित होता है। फिर है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन होता है? तो एंटामीबा हिस्टोलिका। पेचिश रोग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन सा प्रोटोजोआ? तो एंटामीबा होता है। अगला, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा जीवाणु के कारण हैजा होता है। इसके निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। फिर है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। तो क्या है? H5N1। H5N1 से हम एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू को क्या निरूपित करते हैं? H5N1 से। इसका निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। दांत का जो क्षय होता है, दांत सड़ने लगता है, किसकी कमी से? तो फ्लोरीन की कमी से। अगला है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड। यानी गुर्दा पथरी मतलब किडनी का जो पथरी हो जाता है, किडनी स्टोन जो होता है, उसको प्रतिबिंब उसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का कितना साइज उसका क्या है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। इसके निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर की विषाक्तता से यकृत लीवर सिरोसिस, यकृत सिरोसिस एंड लीवर सिरोसिस पैदा होता है। किससे? कॉपर की विषाक्तता से। अगला है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहेंगे? इस्कीमिया कहा जाता है। फिर टाइफाइड पैदा किया जाता है तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा होता है। फिर है, BCG प्रतिरक्षण होता है। टीबी है, TB हो जाएगा यहाँ, टीबी के लिए, यक्ष्मा के लिए। BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो यक्ष्मा, टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है? तो फ्लू नहीं होता, बाकी हैजा पानी से फैलता है, टाइफाइड पानी से फैलता है, अमीबियासिस जो होता है पानी से फैलता है। अगला है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके बाद है, पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एमनीशिया मतलब पूर्ण स्मृति लोप का मतलब जिसको यादाश्त खो जाता है, यादाश्त भूल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको एमनीशिया कहा जाता है।
अगला है मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो एंटीबॉडी होते हैं प्रोटीन होते हैं। फिर है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत। यकृत मतलब लीवर के संक्रमण के कारण पीलिया मतलब जॉन्डिस हो जाता है। अगला है अरक्ता। अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है जिससे अरक्तता हो जाती है। फिर है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस होता है। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक होने के कारण है, वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। इसके बाद गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है, उसमें कैरोटीन पाया जाता है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? तो प्लेग जो है वायु के माध्यम से फैलता है। इसका इनमें से वासा में कौन विलय नहीं है? तो वासा में विलयन बी नहीं होता। जैसे बी और सी जो होता है, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वह जल में विलय होता है। जल में विटामिन बी और सी जो होता है जल में विलय होता है। एडेक यानी ADE एडेक जिसको कहते हैं। तो विटामिन ADE ये वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। और BC जो होता है जल में घुलनशील होता है। ADEK यानी एडेक जो होता है वसा में घुलनशील होता है। तो यही कह रहा है वसा में कौन विलय नहीं होता है? तो विटामिन बी। विटामिन चूंकि जल में घुलनशील है तो वसा में घुलनशील नहीं होगा। बाकी ADEK ये सब जो होता है वसा में घुलनशील होता है। अगला है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन होता है? तो कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 मतलब कोबाल्ट 60 जो है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। इसका ECG किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी हृदय से संबंधित है। ECG होता है हृदय से संबंधित है, हृदय से। इसको क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? यानी रक्त देने से, रक्तदान से नहीं फैलता। तो टाइफाइड जो है रक्तदान से, किसी को रक्तदान देने से टाइफाइड नहीं फैलेगा, लेकिन हेपेटाइटिस फैल जाएगा, HIV फैल जाएगा, मलेरिया फैल जाएगा। किसी को रक्त देते हैं तो लेते हैं तो उससे ये सब फैल जाएगा। अगला है पित्त ज्वर संचारित किया जाता है किसके द्वारा? तो हेमोगोगस या ईडिज द्वारा। ईडिज मच्छर होता है, ईडिज मच्छर या हेमोगोगस मच्छर के द्वारा पित्त ज्वर संचारित होता है यानी फैलता है। अगला मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन होता है? तो विटामिन A। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन A होता है। फिर अगला है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन C नष्ट हो जाता है। छिली हुई सब्जी है उसको धो देंगे तो विटामिन C उसमें से खत्म हो जाएगा। अगला विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? तो अरक्तता होता है। फिर जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो उसको डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। इसके बाद है मिनी माता रोग का कारण क्या है? तो पारा के चलते मिनी माता रोग होता है। फिर निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधी रोग कौन होता है? कौन यौन संबंधित है? तो यौन संबंधित हीमोफीलिया होता है। यानी हीमोफीलिया का मतलब जो होता है, हीमोफीलिया का मतलब होता है जो शरीर में यौन से संबंधित क्या होता है? रोग होता है। अगला है EEG जिस अंक कार्य प्रणाली को प्रकट करते हुए कौन है? तो अभी देखे थे, इसे पहले शुरू में देखे थे, इसमें मस्तिष्क से संबंधित है। EEG मस्तिष्क से संबंधित होता है। EEM जो होता है, EEM जो होता है वह होता है मांसपेशी से संबंधित होता है। अगला है किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। फिर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध मीठा हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है घात करो और छिप जाओ। घात करो मतलब वार करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु कौन होता है? तो क्या होता है? RSV विषाणु। RSV विषाणु को किस लिए विख्यात है? तो घात करो छिप जाओ के नाम से विख्यात है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन जो होता है दूध में पाई जाती है, और केसिन के चलते ही दूध का रंग उजला होता है। इसके बाद है रुधिर यानी ब्लड में श्वेत रक्त कोशिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है, ल्यूकेमिया। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है
जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है। तो इस तरह से लगभग 210 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखे हैं जो जीव विज्ञान से संबंधित था और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। सभी परीक्षा में, लगभग सभी परीक्षा में इतना से पूछा ही जाता है, कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।